गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। दिस इज शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। सॉरी गाइज, कल वीडियोस नहीं आ पाई थी बिकॉज मुझे बोलने में काफ़ी तकलीफ थी। मेरा जीभ पे छाले पड़ गए थे, काफ़ी मुंह पे छाले पड़ गए थे, साइड साइड में मैं बोल नहीं पा रहा था। तो सॉरी फॉर दैट। आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगी। फिर चलिए, आज हम लोग बात करेंगे जो कि वो होगा आपका लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। उससे पहले जो आप देख रहे हैं थंबनेल में कंक्लूजन मीन्स कि आपका जो नेस्ले इन इंडिया है उसका जो फोर्थ पार्ट है, वो फोर्थ पार्ट नहीं बल्कि फाइनल पार्ट भी है। मतलब ये आपका लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर पे। चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। देखिए, स्वराज की जो चाह था इसमें नॉट ऑल सोशल ग्रुप वेर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जो उसका सही कॉन्सेप्ट था उससे कि बहुत सारे सोशल ग्रुप अनभिज्ञ थे। एक ऐसा ग्रुप भी था जो कि जिनको हम लोग कहते हैं, जिनको वाज द नेशंस अनटचेबल, मतलब जिनको अछूत कहा जाता है, हु फॉर्म्ड अराउंड इन 1930, जिनको जो कि 1930 में बना था अछूतों का समूह। उनका कहना था कि वे ऑप्रेस्ड है, मतलब कि काफ़ी दबाए हुए हैं, एंड देवर दलित, और वो दलित समाज से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस उन्हें काफ़ी दिनों तक इग्नोर करती रही बिकॉज उनको कांग्रेस को डर था कि कहीं उस वजह से जो शायद सनातनीज हैं या फिर जो उच्च क्लास के, उच्च कोटि के जो हिंदू हैं, कहीं उनसे नाराज़ ना हो जाएं। इस कारण से वो लोग उनका सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हम लोग अछूत अहिर बोलते रहेंगे तो एक साल में तो क्या, अगले 100 सालों में भी हमें स्वराज का स्थापना नहीं हो पाएगी। एंड ही कॉल द अनटचेबल हरिजन। उन्होंने जो कि अछूतो थे उनको हरिजन कहा, मतलब कि द चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा। एंड उनके लिए सत्याग्रह भी किया ताकि उनको मंदिर में जाना अलाउ कर दिया जाए, टैंक से पानी पीने अलाउ कर दिया जाए, कुआं से पानी लेना अलाउ कर दिया जाए, रोड यूज करने दिया जाए, स्कूल यूज करने दिया जाए, जो कि उसमें बैन किया गया था हायर कास्ट द्वारा उन लोगों के लिए। उन्होंने खुद ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भांगी। भांगी जो है उनके कार्य को और स्थापित करने के लिए उन्होंने खुद टॉयलेट बाथरूम साफ करी महात्मा गांधी ने। एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द साइन ऑफ अनटचेबिलिटी। और जो उनका जो मेन मकसद था सत्याग्रह करने से, कि उनका मकसद था कि जो उच्च कोटि के हिंदू हैं वो लोग अपना माइंडसेट चेंज करें, सोच बदलें, दिल को साफ रखें, और जो पाप छुआछूत का जो पाप है उसको दूर करें, उसमें इंजल्ज ना हो। बट मेनी दलित लीडर वेर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। लेकिन जो बहुत सारे दलित के जो लीडर थे वो लोग मतलब कि उनका एक ही मांग था कि अगर मांग नहीं था, मतलब उनका सोच था कि पॉलिटिकल ही एक सोल्यूशन, मतलब कि राजनीति ही एक सोल्यूशन है इस कम्युनिटी से निजात पाने का। तो दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ डिमांडिंग रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने एक रिजर्व सीट का मांग की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, और एक सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग किया ताकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ठीक है, उनमें उनको जगह दिया जाए एक सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। उनका मानना था कि राजनीति में अगर उनका दबाव पकड़ होगा तो जो प्रॉब्लम उनको सोशल डिसेबिलिटी का फेस करना पड़ रहा है, छुआछूत का, उनको नहीं फेस करना पड़ेगा। एंड दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयर फॉर लिमिटेड। इसी कारण से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें दलित का जो रोल है वो काफ़ी कम ज़्यादा है। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस रोल में वो वहाँ पे है, जो कि आपका महाराष्ट्र और नागपुर में है। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इनका सहयोग है उसमें, ठीक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू अ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने क्या किया कि दलित को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में वहाँ पे डाल दिया उनको। एंड क्लैश्ड, और महात्मा गांधी से टकरा गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने डिमांड करा था सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित के लिए। तो महात्मा गांधी इन पे झगड़ पड़े, और जब इनका बात, मतलब अम्बेडकर साहब का बात जब ब्रिटिशर्स मान लिया कि ठीक है दलित को एक अलग सा इलेक्टोरेट दिया जाएगा, तो गांधी जी ने आमरण, वही लिखा हुआ कि गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ, जब तक उनकी मृत्यु नहीं आती तब तक अनशन रहने का उन्होंने प्रण ले लिया था। उनका मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया दलित को तो हमारा जो प्रोसेस है, यानी जो प्रक्रिया चल रहा है देश को आज़ाद कराने की, उसमें काफ़ी रुकावटें आ जाएगी और काफ़ी धीमा पड़ जाएगा सोसाइटी। उसका सोसाइटी का बंटवारा हो जाएगा, लोगों के आपस में बनेगी नहीं। तो अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो लास्ट में क्या हुआ कि अम्बेडकर जी ने गांधी जी की बात मान लिया, और लास्ट में क्या हुआ कि पूना पैक्ट
पुनः संशोधन हुआ सितंबर 1932 में, जिसमें कि दिया गया डिप्रेस क्लास, जिसको कि आजकल हम लोग जानते हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, उनको एक रिजर्व सीट दिया गया प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन उनको वोटिंग तो होगा, जो जनरल सबका होता है उसी तरह से वोटिंग होगा, उनके लिए कोई अलग सा वोटिंग नहीं होगा। वोटिंग आपको करना है जनरल इलेक्टेड में, लेकिन आपको सीट रिजर्व मिलेगा। अगर आप नहीं होते हैं तो फिर उसके जगह पे सीट खाली रह जाएगा, दूसरा कोई यहाँ पे इलेक्ट नहीं होगा। बट आपको जो होगा, आपका जो इलेक्शन होगा वो सभी के साथ होगा, एंड दैट्स इट। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस नेशनल मूवमेंट, लेकिन दलित का जो मूवमेंट है वो उथल पुथल चलता रहा कांग्रेस के मूवमेंट के कारण। ठीक, नाउ सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिविजन मूवमेंट। ल्यूकवार्म से होता है गुनगुनाए, मीन्स कि थोड़ा गर्म, मतलब होता है ना कि सुसुम, उस तरह से जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसका जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में जो हिस्सेदारी था वो काफ़ी धीमा पड़ गया था, मतलब गुनगुना सा था। एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब खत्म हुआ, तब तक बहुत सारे मुस्लिम को ऐसा लगने लगा कि वो लोग कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। फ्रॉम मिड 1920, मतलब कि 20वीं सदी के बीच तक, कांग्रेस केम टू बी मोर विजुअली एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनल ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। और जो 1920 के आधा तक क्या हो गया कि कांग्रेस केम टू बी मोर विजुअली एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। 1920 के आधे तक ये सब दिख रहा था, मतलब साफ दिखाई दे रहा था कि जो कांग्रेस है वो पूरा के पूरा हिंदू सपोर्टर है। और वो जैसे हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप है, जैसे कि हिंदू महासभा हो गया, उन्होंने शिरकत करना शुरू कर दिया है। मतलब पूरा के पूरा साफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस उस समय पूरा के पूरा हिंदू का सपोर्टर था। ठीक, तो एज द रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्स्ड, each community organized religious position with militant fervor, provoking हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लासेज एंड राइट इन वेरियस राइट। जैसे ही हिंदू मुस्लिम का रिलेशन खराब होते जा रहा था, सभी मतलब ईच कम्युनिटी, मतलब हर एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज किया अपना रिलीजियस पोजीशन एंड मिलिटेंट फेवर के साथ साथ प्रोवोक किया कि हिंदू मुस्लिम के बीच में क्लैश हो जाए, राइट इन वेरियस सिटीज, मतलब बहुत शहरों में दंगा हो जाए। एंड एवरी राइट डिपेंडेंट द, अब अगर हर एक राइट होगा तो हर एक आने वाला राइट दोनों को काफ़ी दूर लेके जाएगा, मतलब उनके रिश्ते को काफ़ी दूर पहुंचा देगा। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड इफर्ट टू नेगोशिएट एन अलायंसेज, एंड इन 1927 इट अपीयर दैट इन सच अ यूनिटी कुड बी फॉर्म्ड। द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली डेट वर टू बी इलेक्टेड। जो देखिए, जो कांग्रेस था और मुस्लिम था, उन्होंने काफ़ी इफर्ट लगाई कि अपना जो हम लोग के बीच में दूरियाँ हैं उसको खत्म किया जाए। ठीक है, द इम्पोर्टेंट एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि क्या मुस्लिम को कभी फ्यूचर में, भविष्य में कभी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा, क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा क्या। तो इसके लिए सबसे आगे आया लीडर उनका जो था वो था मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने कहा कि मैं अपना जो डिमांड है हमारा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का, वो डिमांड मैं छोड़ दूंगा इफ़, यदि मुस्लिम को एक श्योर रिजर्व सीट मिला जाए सेंट्रल असेंबली में, और रिप्रेजेंटेशन हो उनको जितना प्रपोर्शन में पॉपुलेशन है उनका, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस, जैसे कि जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेज है, मतलब जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, जैसे कि बंगाल और पंजाब में, वहाँ उस समय का, तो उनको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले वहाँ पे। तो जो नेगोशिएशन हुआ था, नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, मतलब इसे जो रिप्रेजेंटेशन करने का नेगोशिएशन है वो कंटिन्यू चलता रहा। बट सारा होप तब खत्म हो गया जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में हुआ था। वहाँ पे एक एमर जयकार साहब थे, उन्होंने सख्त विरोध किया इस बात का कि मुस्लिम को एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, ना ही उन्हें एक एश्योर्ड रिजर्व सीट मिलेगा, और ना ही एक मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंशियल का हिस्सेदारी मिलेगा। तो जितना भी निगोशिएशन था वो सब यहाँ पे जाकर के कंप्रोमाइज के तौर पर खत्म हो गया। ठीक, व्हेन द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिक्शन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज़। तो जब सिविल डिसऑर्डर मतलब CDM सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट शुरू हुआ था, तो देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण था जहाँ पे एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी पर सस्पेंस, मतलब कि भरोसा उतना नहीं हो रहा था। जब कांग्रेस से दूर होता गया मुस्लिम, मतलब एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, लास्ट सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट बी रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल। तो जब एकता की बात आती थी तो कितने ही मुस्लिम सहयोग में नहीं आते थे, बुलावे पर नहीं आते थे। तो मेनी मुस्लिम लीडर एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। तो कितने ही मुस्लिम लीडर ने अपने आप को मतलब कि मुस्लिम का जो स्टेटस है उसको बता दिया है कि हम लोग अल्पसंख्यक ही रह जाएंगे, मतलब कि भारत में हम लोग क्या है, अल्पसंख्यक है, मतलब माइनॉरिटी हैं। उन्होंने ऐसा अपने आप को बताया।
उनको एक डर था कि दे फियर डैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी। उनका मानना था कि उनका जो इतिहास है, उनका जो पुरातन, उनका जो धर्म है, उनका जो कल्चर है, यानी कि शास्त्र है, संगीत है, आपका जो कल्चर है, आपका जो संस्कृति है, सब कहीं लुप्त ना हो जाए। जो डोमिनेशन है, मतलब जिनका दबाव है हिंदू का, उनके संस्कृति के तौर पे कहीं हमारा संस्कृति को लुप्त ना हो जाए, उनको ऐसा डर था। अब जो हम लोग बात करेंगे वो होगा आपका द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब कि आपस में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग होने का क्या सेंस है उसके बारे में बात करें तो देखिए कि नेशनलिज्म जो है वो एक दूसरे के भरोसे से ही बढ़ता है, ठीक। और हम लोग जब अपने आप को किसी नेशन का एक अभिन्न अंग मानते हैं तभी हमारे अंदर उस राष्ट्र के प्रति प्रेम का जागरूक होता है। अगर हम नहीं माने कि हम लोग भारत के एक अभिन्न अंग हैं तो हम लोग भारत विरोधी नारा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग भारत को अपना अंग मानते हैं, एक अभिन्न अंग मानते हैं अपने आप को भारत का, तो अगर कोई बोल भी दे भारत के बारे में तो हमारा खून खौल उठता है। समझ में आया? दैट्स द पावर ऑफ नेशनलिज्म when they discover some unity that bind them together. But how did the nation become a reality in the mind of people? कैसे राष्ट्र के प्रेम को किसी के दिमाग में उतारा जाए, कैसे लोग को जो अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, कैसे अपने आप को एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में उतारेंगे, इसका हम बात करेंगे हम लोग इस टॉपिक में। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्सली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जितना हमारे एकता के लिए इतना लड़ाई संघर्ष किया गया है, उससे हमारे अंदर एक सहयोग और एक मतलब कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब कि हम लोग आपस में एक हैं, इसका भावना जगता है। बट देयर वर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड इन पीपल इमेजिनेशन। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स, सिम्बल्स ऑल प्लेड द पार्ट इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रहित और राष्ट्र के प्रेम के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वस्तु होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका इतिहास, पुरातन इतिहास है आपका, जो आपका कहानी है, कविताएं हैं, लोकगीत है, सॉन्ग मतलब संगीत हैं, आपका जो पॉपुलर प्रिंट सब है, आपका जो प्रतीक है, वो सब जो भी है आपको एक राष्ट्र का भावना में इंडल्ज करवाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा ऐसा ही प्रोसेस है, कल्चर प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल इमेजिनेशन, जो कि राष्ट्र का जो प्रेम है वो पीपल के इमेजिनेशन को भी छीन लेता है, ठीक है। मतलब उसमें पीपल के इमेजिनेशन में भी वही बात आता है, जैसे कि हमारे अंदर जज्बा होता है ना, जैसे कि झंडा देखते हैं अगर हम लोग तो हमारे अंदर कैसा फीलिंग आता है कि काश हम लोग भी देश के लिए कुछ कर पाते हैं, ऐसा होता है ना जी, वही बात है। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन अ फिगर और इमेज। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि एक नेशन को एक फीमेल फिगर यानी कि फिगर में उतारने की कोशिश किया गया था उस समय के मतलब कि जो भी पेंटर्स होते हैं उनके द्वारा। जैसे कि आप याद करिए जर्मनी में कौन थी, याद है क्या? बहुत गलत बात है, जर्मेनिया। और फ्रांस में कौन था, याद है? अच्छा याद है, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो अभी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो पढ़िए। तो जो फ्रांस में थी कौन थी, मैरिनी। मतलब मैरिनी को क्या किया था, फ्रांस का एक सिंबल माना गया था। एंड दिस हेल्प टू क्रिएट एन इमेज विथ द पीपल विच कैन आइडेंटिफाई द नेशन, ताकि एक राष्ट्र को लोग देख सकें, उसके लिए एक फीमेल फिगर बनाया गया था वहाँ के लिए। उसी तरह भारत में भी भारत माता का फिगर बनाया गया था, जो कि फर्स्ट इमेज क्रिएट किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इन द 1870 1870 में। उन्होंने अपने नोवेल जो था आनंद मठ, उसमें एक हाई मतलब उसमें एक मतलब कि जो भी हिम मतलब होता है कि आपका जो लोकगीत होता है, लोक साहित्य होता है, ठीक है, उस तरह का वंदे मातरम भी उन्होंने नारा जो होता है, नारा हिम मतलब नारा, नारा मतलब भारत मदरलैंड के लिए, मतलब भारत माता के लिए नारा लगाया था वंदे मातरम का, जिन्होंने उन्हें जिन जिन नारा को उन्होंने अपने नोवेल जो था उनका आनंद मठ उसमें भी उसने यूज किया गया था। और इस जो वंदे मातरम है उसको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा तादाद में गाया जाता था जब जब हो रहा था उधर बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, वहाँ पे उसको अच्छा तरह से गा करके राष्ट्र का प्रेम दिखाया जा रहा था। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट अविनाथ टैगोर पेंटेड इज फर्स्ट फेमस इमेज ऑफ भारत माता। जब स्वदेशी मूवमेंट्स आगे चल रहा था तो अविनाथ टैगोर ने भारत माता के पहला इमेज बनाया, जिसमें उन्होंने भारत माता को एक साध्वी के रूप में दिखाया, जिसमें कि उन्होंने वो काफ़ी शांत थी, काफ़ी कंपोज थी, काफ़ी डिवाइन थी, मतलब कि उदार दयालु इस तरह का दिखाया गया था, और स्पिरिचुअल मतलब कि धार्मिक तरह का दिखाया गया था। इन सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। जैसे कि विभिन्न विभिन्न पेंटर द्वारा इनको बनाया जाता था, विभिन्न आर्टिस्ट द्वारा बनाया जाता था, विभिन्न विभिन्न जगह पे बनाया जाता था। तो इनका जो इमेज है भारत माता का वो काफ़ी चंद ही सालों में काफ़ी बदलते गया, मतलब एक साध्वी के रूप से कहाँ तक आगे बढ़ते गया उसके बारे में बात करेंगे। एंड डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस फॉर वन नेशनलिज्म। हम लोग एक हैं, इसका प्रतीक है कि हम लोग का जो प्यार है, हम लोग का जो पूजा है अपने कर्म भूमि जन्मभूमि यानी कि मदर फिगर के लिए, उससे हमें क्या होता है, एकता का एक
रूप में मिलता है। जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा, अगर आपको याद है तो ये जर्मेनिया का फिगर है और आपको ये मरेनी का फिगर है। उस तरह से जो अभिनवनाथ टैगोर साहब थे, उन्होंने जो प्रिंट करा था वो आपका ये रहा, जो भारत माता का फिगर उन्होंने बनाया था वो ये रहा, ठीक। कुछ ही सालों में ये फिगर बदलते गया और इसमें कि उनके हाथ में त्रिशूल भी आ गया, उनके बगल में शेर भी था, उनके बगल में हाथी भी था। एंड जो दोनों सिंबल है यानी हाथी और शेर दोनों पावर का प्रतीक है, मतलब हमारे अंदर कितना क्षमता है उसका प्रतीक है, इसलिए बनाया गया था। एंड धीरे धीरे ऐसे करके क्या हुआ कि बढ़ते गया क्या मतलब कि सीरीज ऑफ बढ़ते गया, पेंटिंग बदलते गई एंड ऑल दैट। ओके, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू मूवमेंट टू रिट्राइव इंडियन फोकलोर। जो हमारा लोक साहित्य है, लोक संगीत है, उसको भी जिंदा रखना राष्ट्र का भावना के प्रतीक था। जैसे कि बात करें अगर, तो अंतिम मतलब 19वीं सदी के अंत तक इंडियन नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाई बार्ड्स एंड दे टॉर्चर्ड विलेज टू गैदर फोक सॉन्ग एंड लेजेंड्स। देखिए उस समय के जो लोग थे वो लोग इकट्ठा करने लगे थे लोक साहित्य, लोक संगीत, जो वहाँ का बलाड यानी कि भाट लोग जो गाना गाते थे उन लोग को रखा। उसके वजह से कि आपका जो भी राष्ट्र के गीत होता था उस सबको इकट्ठा करने लगे। एंड दे विल that these tales they believed gave a true picture of tradition culture and that had been captured or corrupted by the damaged by the outside forces। जो भी बाहरी फोर्स आकर के भारत का जितना भी सभ्यता संस्कृति था उसको खराब कर रहा था, वो कभी कब पता चल जाएगा जब जब सामने हमारे इतिहास को, जो हमारा पुरातन था उसको अगर सामने लाया जाए, तभी ना पता चलेगा कि हमको मतलब हम लोग ऐसा हुआ करते थे और ये बाहरी ताकत आकर के हमें हमेशा हमसे हमारा ये अधिकार छीन लिया। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि अभी सूती का कपड़ा पहनते हैं और कोई बाहरी आकर के बोले कि नहीं आपको सूती नहीं पहनना है, तो अगर हमारे बच्चे होंगे, मतलब हमारे जो बच्चे होंगे, उनको जब तक नहीं बताया जाए कि हम लोग सूती कपड़ा पहनते थे, उनको कैसे पता चलेगा कि सूती कपड़ा का हमको सूती कपड़ा को बंद कर दिया गया किसी के द्वारा, ठीक है। तो ये इट इज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वन नेशन आइडेंटिटी। तो ये जरूरी था कि जो हमारा फोक ट्रेडिशन है उसको बचा के रखा जाए, ताकि नेशनल जो नेशनल के प्रति आइडेंटिटी है, एकता का भाव है और एक प्राइड यानी कि हम गर्व होता है हमारे साहित्य और हमारे इतिहास पे, वो कब होगा जब हम लोग अपने इतिहास को खोज के सामने लाएंगे। तो इन बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग ब्लड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे बंगाल में, उन्होंने खुद कलेक्ट करने लगा, जो भाट के गाना गाए होते थे उनको कलेक्ट करने लगा, नर्सरी राइम्स को कलेक्ट करने लगे, जो भी मिथ्याएँ थी उनको कलेक्ट करा एंड लेट द मोमेंट फॉर फोक रिवाइवल। और हमारा जो लोक है उसको रिवाइव मतलब कि वापस से जागरूक करने के लिए उन्होंने संघर्ष भी करा। मद्रास में जो नटेश शास्त्री थे, उन्होंने अपने 4 वॉल्यूम में, मतलब 4 बड़े बड़े किताबों में एक तमिल फोक टेल्स के बारे में लिखा, जिसका नाम पड़ा उन्होंने द फोक लोड ऑफ साउदर्न इंडिया, मतलब कि दक्षिणी भारत का जो लोकगीत है उसको उन्होंने उसमें मतलब कि यूज करा, ठीक। ही बिलीव डैट फोकलोर वाज अ नेशनल लिटरेचर। उनका मानना था कि जो राष्ट्र का जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो फोकलोर ही है। एंड इट वाज द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक। लोगों की सच्चाई, लोगों की सोच का एक सबसे बड़ा प्रतीक है, उनका यह मानना था। एज द नेशन मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन एंड सिंबल इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता गया, जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन, मतलब कि ऐसा चेहरा, ऐसा प्रतीक का मोर एंड मोर ऐसा क्या हो गया, उन्होंने उनके अंदर एक भावना जगा एंड फीलिंग फॉर नेशनल, मतलब राष्ट्र के प्रति ऐसा फीलिंग आने लगा। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइन। जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, तो वहाँ पे एक ट्राई कलर का, मतलब 3 कलर का एक फ्लैग बनाया गया, जिसका कलर था रेड, ग्रीन और येलो, was designed and it has 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindu and Muslim। देखिए एक रेड, ग्रीन और येलो कलर का फ्लैग बनाया गया था, जिसमें कि 8 लोटस था, जो कि 8 प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के पास था, इंडिया के पास, ब्रिटिश इंडिया के पास, उसको दिखाया गया था। और एक मून था जिससे कि हिंदू और मुस्लिम के एकता को दिखाने की कोशिश की गई थी। तो बाई 1921 तक गांधी जी ने खुद एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किया, जिसमें कि वो भी 3 कलर था, यानी कि रेड, ग्रीन और वाइट था, जिसके बीच में एक चरखा का इमेज था एंड रिप्रेजेंटिंग गांधी आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। और इसमें कि गांधी के आइडिया की स्वयं हेल्प करें, ऐसा कि कुछ आइडिया लेकर के आगे बढ़ा था। एंड कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट एफ्लॉप्ड ड्यूरिंग मार्चेज बिकम अ सिंगल ऑफ डिफियंसेज। तो झंडा लेकर आगे बढ़ना एक विद्रोह का प्रतीक था, मतलब कि हमें स्वदेशी ताकत को विदेशी ताकत को हटाना है और स्वदेशी लाना है, इसका एक क्या था, एक सिंबल माना जाने लगा था, ठीक। अनदर मीन ऑफ क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास को तो वापस से यूज किया जाए, एक बहुत बड़ा जरिया था नेशनलिज्म की भावना को जगाने का। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मेनी इंडियन बिकम
feeling so that to install a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. तो भारत के इतिहास को गाने जाना लगा, लोगों को सुनाने जाना लगा, and the British saw Indian as backward and primitive, incapable of governing themselves. जैसे कि ब्रिटिश मानते थे इंडिया को, भारत को, भारतीय को मानते थे कि हम लोग काफ़ी पिछड़े जाति के हैं, हम लोग प्रिमिटिव मतलब कि रूढ़िवादी हैं, हम लोग इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देम से मतलब अपने आप को गवर्न करने में असमर्थ हैं, ऐसा उनका मानना था. तो इन रिस्पॉन्स मतलब इसके जवाब में इंडियन बिगन लुकिंग टू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट. तो जो भारतीय थे वो अपने पुरातन को देखने लगे कि कैसे भारत का इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हुआ, खोज करने लगे इसका. एंड दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एशियन टाइम व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजियस एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड. तो उनको खोज करने लगे और उनको पता चला कि कितना हमारा संपूर्ण और समृद्ध देश था. हमारे पास आर्ट थे, आर्किटेक्चर थे, साइंस थे, मैथमेटिक्स थे, मतलब रिलीजन, कल्चर था, लॉ था, फिलोसफी था, क्राफ्ट ट्रेडिशन था, सब उभर फल रहा था. एंड दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड. उनको लगने लगा कि जो हिस्ट्री हमारा वो ख़त्म किया गया कब, जब भारत एक क्या हो गया था, भारत कॉलोनाइज हो गया था, मतलब भारत किसी के अंदर में आ गया था. एंड दिस नेशनल हिस्ट्री ऑफ द रीडर टू टेक प्राइड इन इंडियाज़ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल. तो जो हमारा पुरातन हिस्ट्री था वो जो पढ़ने वाला था उसको एक गर्व का एहसास दिलाया और अपने पास्ट पे खुश होने का मतलब अपने पास्ट पे गर्व करने का एक एहसास दिलाया और स्ट्रगल करने मतलब कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको बदलने का एक मतलब कि मोटिवेशन भी दे रहा था. एंड दिस इफर्ट टू यूनिफाई पीपल वेर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स. जो इफर्ट चल रहा था पीपल का मतलब नेशनल के प्रति, एकता के प्रति, वो इतना आसान भी नहीं था. व्हेन द पास्ट बिगिन ग्लोरिफाइड वाज हिंदू, व्हेन द इमेजेस कैलिब्रेटेड वाज ड्रॉन फ्रॉम हिंदू इकोनोग्राफी, द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी फेल्ट लेफ्ट आउट. जब इतिहास को देखा गया, इतिहास को मतलब ग्लोरीफाई किया गया, तो सारा सभ्यता हिंदू से मिल रहा था, मतलब हिंदू सभ्यता मिल रहा था, इमेज जो भी था वो सब हिंदू के इकोनोग्राफी से था. एंड द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी फेल्ट आउट. तो इससे क्या हुआ कि जो बाकी कम्युनिटी थे उनको ऐसा लगा कि हम लोग इसमें कुछ हिस्सेदारी हम लोग का है ही नहीं, ऐसा उन लोग को फील होने लगा. नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन, मतलब द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियंस इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. 20वीं सदी के शुरुआती साल में ही जो ग्रोइंग एंगर था, मतलब लोगों का उभरता हुआ गुस्सा था कॉलोनियल गवर्नमेंट के प्रति, एक साथ सब ग्रुप को एक साथ ले आया, एकता के प्रति मतलब साथ में ले आया और था इंडिया मतलब क्या होगा कि कॉलोनियल पावर को खत्म करने जाने लगा था. एंड द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल ग्रीवनेंस इनटू द ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस. जो कांग्रेस के लीडर थे, मतलब महात्मा गांधी के अंदर में जो कांग्रेस था, उनका मेन मकसद था कि सभी ग्रुप को एक साथ लाया जाए इस एक आज़ादी के मतलब आज़ादी के लिए. ठीक, थ्रू सच मूवमेंट द नेशनल ट्राई टू फॉग नेशनल यूनिटी. उनका मेन एम था कि राष्ट्र के प्रति एकता का भावना जगाने के लिए ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट किया जा रहा था. बट एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा कि डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेज पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विद वेरिड एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन. जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे कम्युनिटी और सोसाइटी जो थे उनका मकसद कुछ और था इस आज़ादी के प्रति. मतलब किसी का मकसद था कि किसी का मकसद था कि वन में घुस जाना, किसी का मकसद था कि उस प्लांटेशन वर्कर से मतलब जो कि लैंड इमिग्रेशन एक्ट हुआ था, याद है ना, याद है ना, नहीं याद है तो देख लीजिएगा. ठीक है, 3rd वीडियो, उसमें क्या उनसे निकलना उनका क्या था, उनके लिए एक आज़ादी था. जो अवध किसान सभा था, याद है ना, नहीं याद है तो फिर देख लीजिएगा और क्या. लेकिन देखिए, पढ़ाई लिखाई शुरू करिए. ठीक है, उनका मेन एम क्या था कि उनका जो रेवेन्यू था उनको बंद कर दिया. मतलब सबका अलग अलग चाह था, अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग इच्छा था. तो एज देयर ग्रीवनेस वेर वाइड रेंजिंग, जब इनका सोच इतना बड़ा लंबा चौड़ा था, तो फ्रीडम फॉर कॉलोनियल रूल ऑल्सो मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल. तो मतलब इनसे आज़ादी पाना भी अलग लोगों के लिए अलग अलग सोच थी. ठीक, अलग अलग मकसद भी था. द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिफरेंसेज एंड इंश्योर दैट द डिमांड फॉर वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर. जो कांग्रेस था वो कंटिन्यूसली चाह रहा था कि जो डिफरेंसेज है उनको रिजॉल्व किया जाए एंड इंश्योर किया जाए कि जो डिमांड है एक ग्रुप का वो रिजॉल्व करे दूसरे ग्रुप के, मतलब अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेज, मतलब एकता मतलब जो हमारे बीच में दूरी उसको खत्म किया जाए. एंड वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेटेड अदर, मतलब कि एक दूसरे से कोई दूसरा ग्रुप अपने आप को अनभिज्ञ ना समझे, मतलब एक साथ समझे. ठीक, दिस इज partially why the unity within the movement often broke down. The high point of the Congress activity and nationalist unity were followed by the phases of disunity and inter-conflicting groups. लेकिन जो हाई पॉइंट था मतलब कांग्रेस का एक्टिविटी का,
वो नेशनलिटी यूनिटी वेयर फॉलोड बाय द फेजेज ऑफ डिसयूनिटी, मतलब कि अनेकता और अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट का भावना शुरू कर दिया था, मतलब बिटवीन ग्रुप, मतलब कि आपस के ग्रुप में ही नहीं बन रहा था, क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, आपस में असहमति था। इन अनदर वर्ड, व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विथ मेनी वॉइसेज वांटिंग फ्रीडम फॉर कॉलोनियल रूल। लेकिन अंत में क्या हुआ, दूसरे शब्दों में बोलें तो जो इमर्ज मतलब उभर रहा था वो क्या था, एक उभर रहा था, एक आज़ाद राष्ट्र उभर रहा था, लेकिन अलग अलग आवाज़ के साथ, अलग अलग एक मतलब आज़ादी के चाह के साथ। किसके चाह था, मतलब कि आज़ाद किससे, कॉलोनियल रूल से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग आवाज़ से आज़ाद होने का मतलब उठ तो रहा था, मतलब इमर्ज हो रहा था, उभर रहा था कैसे, आज़ाद होने के प्रति। लेकिन सबका अलग अलग भाव था, अलग अलग वॉइस था, अलग अलग चाह था आज़ाद होने का। इस तरह से चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। और आपको जो लग रहा है कि अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसके बाद ही ना हिंदू मुस्लिम जब बनने नहीं लगा तो पार्टीशन शुरू किया गया था, बंटवारा कर दिया गया था। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कैसे बांटा गया था। लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे होगा आपको पॉलिटिकल साइंस में, जब हम लोग डेमोक्रेसी की चर्चा करेंगे, एक चैप्टर आपका याद नहीं मेरे को, लेकिन उसमें आपको बताएंगे कि कैसे भारत और मतलब कि पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, उसके बारे में आपको समझाएंगे। एंड इसका मेन जो जड़ था वो यही था कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस और मुस्लिमें बनती नहीं थी, और आपस में जब उन्होंने बोला कि सहयोग मत दिखाएं तो वो लोग अपने आप को दूर मानते गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब इतिहास को खंगाला गया तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू का प्रतीक दिखाई दे रहा था, तो मुस्लिम अपने आप से भारत से अनभिज्ञ समझ रहे थे। एंड इसी कारण क्या हुआ कि एक सेपरेट प्रोविंशियल उनको दिया गया, मतलब कि पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था। इट्स टाइम फॉर होमवर्क गाइज, एंड दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। कोई दिक्कत हो, समस्या, कष्ट, पीड़ा, परेशानी हो तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन द चैप्टर, कमेंट ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर पांडे क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पे कि आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो होमवर्क में क्या है, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, महात्मा गांधी डिक्लेयर द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड, मेंशन द एफर्ट ऑफ गांधी जी टू गेट हरिजन देयर राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मतलब जो भी क्वेश्चन हम लाइन वाइज दे रहे हैं, मतलब कि आपको कष्ट में जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन शुरू से है उसको लाइन से कॉपी में लिखिएगा, वो क्वेश्चन उतना क्वेश्चन को आप याद कर लिए तो वो चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा से क्वेश्चन उसमें आप डील कर पाइएगा। और जिस दिन आप उस सारा क्वेश्चन को आंसर देने के काबिल हो जाइएगा, समझिए कि आपके इस चैप्टर पे काफ़ी कमांड है, आपको कोई हिला नहीं सकता इस चैप्टर के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को कि दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये जो दलित का पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी कम था सिविल डिसऑर्डर मतलब सीडीएम में, ऐसा क्यों, इसके बारे में आप लिखना है। ठीक, वाई डिड पोलिटिकल लीडर डिफरेंट शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टेड, इसके बारे में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 कि मुस्लिम स्पिरिट व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट देर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन, राष्ट्र के प्रति प्रेम तभी उभरता है जब लोग अपने आप को एक राष्ट्र का अभिन्न अंग मानता है। इसको आप डिफाइन करिए। देखिए कितना अच्छा डिफाइन किया हुआ है, पहले तो यूनाइटेड स्ट्रगल के बारे में, फिर कल्चरल प्रोसेस के बारे में, फिर कॉमन आइडेंटिटी के बारे में, फिर रिवाइवल ऑफ इंडियन रोल, मतलब कि सबको एक एक पॉइंट में डाल दिया गया, 5 पॉइंट में लिखा है, आप भी ऐसा ही लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस। देखिए मेन बात ये नहीं कि आपको आंसर आता है कि नहीं, मेन बात आपको ये है कि आपको आंसर प्रेजेंट करना आता है कि नहीं। आंसर ना आना और आंसर आने के बावजूद भी आंसर को अच्छे तरह से प्रस्तुत न कर पाना, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। तो अभी तक क्वेश्चन जो भी है आप नोट डाउन करिएगा। इस चैप्टर का आज समापन हो गया, इति श्री गणेशाय नमः हो गया चैप्टर का। एंड फॉर पीडीएफ यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर पांडे क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक इस लिंक के वीडियो, जिसका लिंक होता है जो व्हाट्सएप ग्रुप का हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, एंड यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। एंड फॉर पीडीएफ यू कैन डेफिनेटली, वही बात है, पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए। और हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक भी कर दीजिएगा, और पसंद ना हो तो प्लीज़ डिसलाइक इट ऑल्सो। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू शेयर अमंग योर फ्रेंड, ताकि उन लोग भी अपना भला कर पाएँ इससे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू टुमारो। और ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बाय बाय गाइज, बाय बाय।